आखिरकार जनरल इलेक्शन खत्म हुए और इस इलेक्शन में भारतीय इतिहास में हमने ऐसे बहुत सारे मुद्दे देखे हैं जो आज से पहले कभी भी भारतीय राजनीति में नहीं देखे गए थे। इस इलेक्शन में हमने देखा कि किस तरीके से जो ओवर कॉन्फिडेंस था वो किसी पार्टी को ले डूबा और उसके साथ में ही हमने देखा कि किस तरीके से जो 400 पार का नारा दिया जा रहा था वो 250 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया। हमने देखा एक ऐसी पार्टी की छवि जो अंत होने के कगार पर थी वो फिर उठ खड़ी होती है और लगभग 100 के आंकड़े को छूने की कोशिश करती है। हमने इसमें यह भी देखा कि एक तरफ एक व्यक्ति विशेष के बारे में जो चुनाव है वो लड़े जा रहे हैं और हमने ये भी देखा कि एक व्यक्ति 400 पार का नारा लगाते हुए किस तरीके से दूसरी तरफ विपक्ष को ये सोचने पे आतुर कर रहा है कि हम जीतेंगे तो हम ही, लेकिन आपको हमें 400 पार से रोकना है। और ये भी देखा गया था कि जो विपक्ष था, जो इंडिया गठबंधन था, वो सिर्फ एक पार्टी को या एनडीए की पार्टी को, नरेंद्र मोदी को इसलिए रोक रहे हैं कि वो 400 पार नहीं ले पाए। हार जीत का इस इलेक्शंस में कोई मुद्दा रही नहीं गया था क्योंकि ये तय कर दिया था जो कैंपेनिंग हो रही थी उसी में कि एक पार्टी 400 पार लेके आएगी और दूसरी पार्टी उसको रोकेगी। किस तरीके के जो सारे सिचुएशंस थे वो क्रिएट हुए वो हम इस वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि जो भी सोर्सेस हैं वो इलेक्शंस कमीशन की वेबसाइट से या विकिपीडिया से लिए गए हैं, कोई भी मैंने अपनी ओर से नहीं मिलाए हैं और हम निष्पक्ष रूप से इस वीडियो में पूरी बात करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि क्यों ये इलेक्शंस जो है हुए हैं वो आपको जानना जरूरी है और इस इलेक्शंस में क्या क्या बदलाव आए हैं, किस तरीके से एक विशाल साम्राज्य वाली पार्टी किस तरीके से गिर जाती है और लोकतंत्र की शक्ति क्या होती है, वो हमने इस इलेक्शंस में पूरी तरीके से देखा था। शायद ही इससे पहले कोई ऐसा चुनाव हुआ हो जिसमें इतना बदलाव देखा गया हो कि एकदम से इन्होंने सारा वक्त बदल दिया था, सारा जज्बात बदल दिए इन्होंने और सब कुछ एक तरफ कर दिया था। हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से जो रूमर्स आ रहे थे वो एकदम से खारिज हो जाते हैं और सबसे अच्छी बात कि किसी भी व्यक्ति ने, चाहे वो इंडिया गठबंधन का हो या फिर एनडीए का हो, ईवीएम पर किसी ने उंगली नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि दोनों उस समय ईवीएम से खुश थे, दोनों अपने रिजल्ट से खुश थे। एक इसलिए रिजल्ट से खुश हुआ क्योंकि उन्होंने पिछली बार से बेहतर जो है वो कार्य किया और दूसरा इसलिए खुश है क्योंकि उनकी सरकार बन रही है या बन चुकी है। आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस समय तक कैबिनेट का गठन हो चुका है, तो लेकिन ये वीडियो आपको समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस चुनाव के मायने क्या है, क्यों ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण था, क्या इस चुनाव के रिजल्ट देखे गए थे, क्या हमारी वोटिंग जो है उसका पावर कितना रह गया, किस तरीके से जो चुनाव वोटर्स हैं उनको ललचाया गया, किस तरीके से वोटर्स को बहलाया गया और किस तरीके से गलत उपयोग किया गया, किस तरीके से जो देखेंगे हम कि बहुत सारे गलत लोग एक संसद में आ जाते हैं, सांसद बन जाते हैं और किस तरीके से उन सांसदों को खड़ा कर दिया जाता है जिनके बारे में वो खुद नहीं जानते कि आज हमें टिकट मिलने वाला है। इस चुनाव में बहुत कुछ बदलाव हुआ। इस चुनाव में एक इस तरीके का सिनेरियो क्रिएट होता है कि जो एग्जिट पोल है वो सारे रॉन्ग हो जाते हैं। ये ऐसा भारतीय इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक आशाएं लगाए हुए जिस व्यक्ति के नाम पे कैंपेनिंग चल रही है वो व्यक्ति सुबह तक हारने के कगार पर होता है और बहुत कम वोटों से जीत जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो हर बच्चे के नाम पे, जब बच्चे के मुंह पे जिसका नाम था, वो किस तरीके से संघर्षों से लड़के जीता। क्या हम देखेंगे कि क्या अब वो ट्रेंड खत्म हो चुका है जब मोदी के नारे लगाए जाते हैं, और क्या राहुल की ये अगुवाई है, क्या एनडीए गठबंधन ने गलतियां की है और क्या यूपीए जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, उसने बहुत ध्यान रखा है। एनडीए गठबंधन ने क्या गलतियां की है और वो खैर ये बहुत अच्छी बात है कि एनडीए जो है वो बहुत ही जल्दी सीख लेती है अपने परिणामों से। मैं इस वीडियो में बिल्कुल निष्पक्ष होकर दोनों की तरफ बात करूंगा। हम किसी भी तरीके से जो है इन लोगों की तरह बात नहीं करेंगे जो सिर्फ एक पार्टी विशेष को ध्यान में रखते हैं, बोलते हैं
और दूसरी पार्टी को क्रिटिसाइज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या इस चुनाव में रहे हैं और क्या इस जनरल इलेक्शंस 2024 के मायने हैं। चुनाव घोषित होता है, चुनाव की डेट्स घोषित होती हैं और पूरे देश में एक माहौल बनने लगता है कि आगामी 2024 में चुनाव होने हैं, प्रधानमंत्री के चुनाव होने हैं और दोनों तरफ फेस देखा जा रहा है। एक तरफ जिसका फेस बिल्कुल क्लियर था कि नरेंद्र मोदी एनडीए के जो प्रधानमंत्री बनेंगे, फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, और दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में ये जो थी रूमर्स चल रही थी कि प्रधानमंत्री बनेगा। वहीं कैंपेनिंग शुरू हो जाती है, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो कैंपेनिंग करते हैं और अपनी पार्टी विशेष के लिए तारीफें करके जो मतदाता है उसको अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करते हैं। इसमें बहुत से नए लोगों के चेहरे दिखाए गए, जिसमें पवन कल्याण का नाम विशेष रूप से है। इसके बाद कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो सोशल मीडिया के थ्रू किसी पार्टी विशेष के खिलाफ, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ, या हम कहो किसी विचारधारा के खिलाफ कैंपेनिंग करते हैं। ये वो लोग हैं जो खुद वोटिंग नहीं करते हैं, लेकिन वोटर्स को बहलाते हैं किसी पार्टी की तारीफ करके। ये उसको पथ प्रदर्शित न करके पथ भ्रष्ट कर देते हैं। ये गलत होता है। और क्या मीडिया का प्रभाव है, सोशल मीडिया का क्या समाज में प्रभाव पड़ता है, ये हमने इस इलेक्शंस में देखा था। चुनाव आयोग जो राजीव कुमार के दिशा निर्देश में सारे डेट्स घोषित करता है और हम देखते हैं कि 7 चरणों में चुनाव होंगे। मैं बता दूं कि आर्टिकल नंबर 324 से लगा के 329 तक चुनाव निर्वाचन आयोग के बारे में सब कुछ उस संविधान में लिखा हुआ है कि किस तरीके से चुनाव कराए जाएंगे, कौन चुनाव कराएगा और क्या प्रक्रिया इसकी रहेगी। जैसे ही चुनाव की डेट्स घोषित होती है और कैंपेनिंग खत्म होती है और चुनाव जैसे ही 7वें चरण से गुजरता है और चुनाव खत्म होते हैं, उसके बाद एग्जिट पोल आना शुरू हो जाते हैं। एग्जिट पोल 400 के पार, 350 के पार एनडीए गठबंधन को बताता है कि एनडीए गठबंधन, बीजेपी जो है वो लीड पे है और इंडिया गठबंधन है वो पहले से बेहतर कर रहा है, लेकिन जो सरकार है उनकी नहीं बनने जा रही है। ये इतिहास में पहली बार होता है कि एग्जिट पोल पूरी तरीके से गलत साबित होता है। तो यहाँ सभी न्यूज वालों को ये देखना होगा, एक प्रश्न उठता है कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद में क्या इस तरीके के जो परिणाम है वो आना सही है? जो लाखों रुपए आप लोगों ने लगाए हैं, क्या वो सही मायने में सही उपयोग हुए हैं? ये आज की जो मीडिया है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि क्या वो फेयर एंड फ्री इलेक्शंस के फेवर में बोल रही है या किसी पार्टी विशेष या किसी विचारधारा विशेष के बारे में बोल रहे हैं। तो ये मीडिया जो चौथा स्तंभ कहलाता है, उसको निष्पक्ष होकर सारा काम करना चाहिए। तो हमने इस इलेक्शंस में देखा था कि किस प्रकार से मीडिया अपना रोल प्ले करती है, उसके सारे एग्जिट पोल खत्म हो जाते हैं, गलत साबित हो जाते हैं। उसके साथ में ही जब चुनाव आयोग का रिजल्ट आता है तो एग्जिट पोल्स के बिल्कुल विपरीत आता है। 240 सीटों के साथ में जो बीजेपी है वो लीडिंग करती है, लेकिन कांग्रेस उस पहले से बेहतर परफॉर्म करती है। 99 सीट, 100 का आंकड़ा तो वो नहीं पार कर पाई, लेकिन 99 सीटों के साथ में पहले से बेहतर जो पोजीशन है वो लाती है। यहाँ एग्जिट पोल बिल्कुल गलत साबित हो जाता है। जब ये देखा जाता है कि इस तरीके के परिणाम आना शुरू है, इसी के साथ में मार्केट क्रैश हो जाता है और 20,000 करोड़ का स्टॉक मार्केट गिर जाता है। जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भारी नुकसान होता है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि एक विशाल साम्राज्य जिसमें बीजेपी पिछले 10 सालों में राज कर रही है, उन्होंने किस प्रकार से अपनी मात खाई है। हम किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी नहीं चाहते हैं, इसलिए ये आपको बहुत हल्का दिख रहा होगा। जम्मू कश्मीर का इलाका भारत का है, भारत का रहेगा और हमेशा ही भारत का होगा। तो ये देखते हैं कि 2009 में जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी वो अपना साम्राज्य स्थापित करके रख रखी थी। उसके साथ में कांग्रेस गवर्नमेंट और मनमोहन सिंह की चुप्पी से घबरा करके एक नया चेहरा सामने आता है, वो है नरेंद्र मोदी का। और 2019 में पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं। 2019-14 से बनने के बाद 2019 में 303 सीटों के साथ में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करती है कौन? एनडीए गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट। और उसके साथ में ही ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि 400 पार इस बार जाके रहेगा। मैं यह बता दूं
कि किसी भी सरकार को बनाने के लिए 272 सीट्स चाहिए होती है। ये आंकड़ा तय करेगी वो सरकार बनेगी। तो उसी के साथ में 2024 में ये आंकड़ा बीजेपी गवर्नमेंट नहीं पार कर पाती। जब हम 2019 की बात करें तो 303 सीटों के साथ में ये लीडिंग पे थी, लेकिन 2024 में बात करें तो ये सिर्फ 240 के आसपास है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों बीजेपी ने या नरेंद्र मोदी ने या एनडीए गठबंधन बनाया और गठबंधन की सरकार कही जा रही है, जहां चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इनके साथ में मिले, और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों को बहुत टाइट हाथ से पकड़ा हुआ कि ये कहीं जाए नहीं, क्योंकि एक के पास 18 सीटें हैं तो उसी के पास 12 सीटें हैं। तो अगर ये दोनों मिलाएंगे तो लगभग 292 के आसपास, और अदर को मिला के 292 के आसपास सीटें बनती हैं, और 292 के आसपास बनने के बाद ही जो एनडीए गवर्नमेंट है वो अपनी कैबिनेट बनाती है। तो ये तो रही नरेंद्र मोदी का साम्राज्य की बात और एनडीए गवर्नमेंट के साम्राज्य की बात। इस इलेक्शंस में कुछ ऐसा देखा गया जिसका अनुमान किसी ने नहीं लगाया। उत्तर प्रदेश में जहां पे 70 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा था, वहीं पर जो बीजेपी है वो 33 सीटों पर सीमित के रह जाती है। बीजेपी ने अपने पिछली बार वाला 60 से अधिक सीटों का जो रेशो था वो गिरा दिया और हाफ कर दिया, 33 सीटों के आसपास वो लेके आ पाई। वहीं समाजवादी पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए 37 सीटों के आसपास लेके आई, जो पहले से इसका बेहतर रिकॉर्ड था। वहीं राजस्थान में जहां पे क्लीन स्वीप करने की इच्छा जाहिर कर रही थी बीजेपी, वहां पर 8 सीटें आईएनसी लेके आ जाती है। वहीं हम बात करें वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल में पहले 18 सीटें थी, वहीं 12 सीटें जो है बीजेपी गवर्नमेंट लेके आती है, जो उसको अनुमान नहीं था कि इस प्रकार का होगा। वहीं हरियाणा में क्लीन स्वीप के नाम पे सिर्फ 5 सीटें वहां पे आती है और 5 सीटें कांग्रेस को चली जाती है। पंजाब में जहां पे बीजेपी अपना खाता भी नहीं खोल पाती है, और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और बीजेपी के जो अलायंस है, इन दोनों के अलायंस को जनता पसंद नहीं करती, और उसके साथ में ही 9 सीटें जो है वो बीजेपी यहाँ पे लेके आती है। तो ये सारी तो बात हो गई कि कुछ ऐसे स्टेट जिसके कारण बीजेपी डूब चुकी या बीजेपी डूबने के कगार पे थी। लेकिन वही हम बात करें उड़ीसा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और ये गुजरात, जहां पर इनके कारण जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो बच गई, बीजेपी अच्छा परफॉर्म करी। उड़ीसा में 20 सीटों से इनकी बढ़तरी हो पाई, मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप किया और 29 सीटें लेके आई, और उसके साथ में ही जो दिल्ली है वहां पे 7 सीटें, और गुजरात में 25 सीटें लेके आ गई। और इसके कारण जो एनडीए गवर्नमेंट थी या बीजेपी जो गवर्नमेंट है वो अच्छा परफॉर्मेंस कर पाई। और उत्तर प्रदेश का कहें कि उन्होंने सारा ही जो रेशियो था वो यहाँ पे कवर कर लिया था। तो ये बात थी। लेकिन अब एक बात जो बहुत ही गर्मा गर्म है कि उत्तर प्रदेश के कारण बीजेपी हार गई। क्या आपको लगता है, या मेरा एक आपसे प्रश्न है कि क्या आपको लगता है कि किसी एक स्टेट के कारण कोई बीजेपी कोई जो पार्टी है वो हार जाती है? ऐसा नहीं। हमें यह समझना होगा कि उत्तर प्रदेश में क्यों हारी। पहला पॉइंट तो ये है कि जो कैंडिडेट थे वो कलर खड़े कर दिए। भाई जो लोगों में जान पहचान ही नहीं है, ऐसे कैंडिडेट को अगर आप खड़ा करोगे तो वो हारना स्वाभाविक है। वही इसी का फायदा समाजवादी पार्टी ने और बीएसपी है उसने उठाया, जहां बीएसपी में बीजेपी की ही वोट काटे हैं, और समाजवादी पार्टी ने जो है एक बेहतरीन कैंडिडेट को उतारा जो जनता से जुड़ा हुआ था और सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हुए था। उत्तर प्रदेश में अगर आप ये सोचते हैं कि अयोध्या के कारण हार गई, तो सिर्फ अयोध्या नहीं, फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 स्थान आते हैं, 5 क्षेत्र आते हैं, है ना। तो अयोध्या को सिर्फ ये कहना कि अयोध्या के कारण हार गई, ये गलत है। सिर्फ अयोध्या में मैं बात करूं तो हम अगर आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी को अयोध्या में सबसे ज्यादा लीडिंग पे रही है, और फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में अयोध्या में बीजेपी को सबसे ज्यादा वोटिंग मिला है। फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी उत्तर प्रदेश का एक लोकसभा क्षेत्र है जिसमें 5 क्षेत्र आते हैं, उसी में से एक अयोध्या भी है। और अयोध्या में कौन, अवधेश प्रसाद यहाँ पे जीत जाते हैं। किसको हराते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी के लल्लू सिंह को यहाँ पे हरा देते हैं और यहाँ पे ये जीत जाते हैं। और बहुत ही हाईलाइट, क्या राम मंदिर बनने से लोग नाराज हैं, या राम मंदिर बनने के कारण इन लोगों ने इनको वोट नहीं दिया, राम मंदिर बनने के उपलक्ष्य में भी इन्होंने इनको वोट नहीं दिया? ये तीनों प्रश्न यहाँ पे उठ खड़े होते हैं। तो ऐसा नहीं है जो अटकलें लगाई जा रही है कि अयोध्या के कारण हार गए, तो आप डाटा उठा के देखिए, सोशल मीडिया के चक्कर में ना रहे, और यहाँ पे देखिए आप कि जो अयोध्या है वहां पे सबसे ज्यादा लीडिंग लगी है बीजेपी की, है ना। तो ये क्रिटिसाइज करना छोड़ा है। और थोड़ा सा फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में अपन पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे सिनेरियो है और किस तरीके से यहाँ पे सारा कार्य हुआ है। देखिए
फैजाबाद लोकसभा की बात करूं मैं, यदि फैजाबाद की बात करूं तो यहां पे लगभग 22 लाख से अधिक वोटर्स हैं और उसमें से 48,000 ऐसे वोटर्स हैं जो फर्स्ट टाइम अपनी वोटिंग कर रहे हैं। वही बात करो तो इनमें से कितने लोग हैं, तो 11,000 जो है वो मेल है और वही जो 10 लाख हैं वो लगभग महिला है। और थर्ड जेंडर की बात करें तो लगभग 71 के आसपास जो है थर्ड जेंडर है। देखिए यहाँ पे हिंदू क्षेत्र जो है, हिंदू बाहुल्य जो है वो 76% के आसपास है। कितने हैं? 76% के आसपास। और वही मुस्लिम समुदाय जो है वो 22% के आसपास है। तो यहाँ ये कहना गलत होगा कि हिंदुओं ने किसको वोट दिया, किसको वोट नहीं दिया, या मुस्लिमों ने किसको वोट दिया, किसको वोट नहीं दिया। वही जब हम बात करें कि इस फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन कौन से आते हैं, तो देखिए सबसे पहला है दरियाबाद, सेकंड है बीकापुर, थर्ड है रुदौली, फोर्थ है अयोध्या और फिफ्थ है मिल्कीपुर। तो ये 5 क्षेत्र आते हैं। तो इसलिए कहना कि अयोध्या से सरकार हार गई, ये 5 क्षेत्र निर्भर करते हैं कि आपकी गवर्नमेंट बनी है या नहीं। सिर्फ एक पे हम डिसाइड रखे नहीं कह सकते हैं कि यहां से हार गई, इसका मतलब है पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हार गई। तो अयोध्या को क्रिटिसाइज करना बंद करें, क्योंकि वहां पर बीजेपी पहले से लीडिंग थी। आपकी अगर थर्ड पार्टी है तो लीडिंग कर रही है, ठीक। तो ये बात रही थी अयोध्या की, जब मंदिर बनाई और मंदिर बनाने के बाद में जो सारा काम किया। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जो है विपक्ष ने, जो 2019 का विपक्ष है, उन्होंने क्या चीजें ध्यान रखी। तो मायावती की बात करें तो मायावती ने ऐसे कैंडिडेट उतारे जो खुद बीजेपी के वोटिंग काटने में थे, है ना। उसके बाद अखिलेश यादव ने क्या किया है कि अखिलेश यादव और अखिलेश यादव के व्यक्तियों ने 400 पार का जो नारा दिया था नरेंद्र मोदी ने, वो 400 पार का नारा इसलिए उन्होंने खारिज किया कि अगर 400 पार आ गए, लोगों को ये अफवाहें फैलाई कि संविधान में चेंजेस हो जाएंगे, संविधान को चेंज कर दिया जाएगा, आरक्षण जो है उसको खत्म कर दिया जाएगा, ओबीसी और एसटी एससी वर्ग में भय व्यक्त किया गया, जिसका डिफेक्ट या उसको खारिज नहीं कर सकी एनडीए गवर्नमेंट, जो इसका माइनस पॉइंट था। वहीं राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से बहुत सारे लोगों को यह बताया कि जिस प्रकार की छवि उनकी सोशल मीडिया पर बना रखी है वो व्यक्तिशः उनकी नहीं है। वहीं इंडिया गठबंधन जो 11-12 पार्टियों से मिलकर बना हुआ है, वो तो एक साथ इतनी सीटें लाना जो वाजिब है कि इतनी सारी सीटें मिलकर सारे लोग ले पाए हैं, तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये एनडीए की थोड़ी सी गलती मुझे ऐसी लगती है कि इन्होंने यहाँ पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया, जैसे कि उन्होंने कुछ चीजें लापरवाही में निकाल दी, तो ये कह सकते हैं। वहीं अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए ने कुछ गलत कैंडिडेट, ऐसे कैंडिडेट खड़ा कर दिया जिनकी लोक मान्यता थी नहीं और जो ग्राउंड लेवल पर काम ही नहीं कर रहा है। अगर आप ग्राउंड लेवल पर काम नहीं करेंगे तो आपको लोग पहचानेंगे कैसे, और अगर वो नहीं पहचानेंगे तो आपको वोटिंग कैसे देंगे। वहीं इन लोगों ने यह भी ध्यान नहीं दिया कि जाट विद्रोह हो रहा है तो शेखावती क्षेत्र पूरा ना हो जाए उनसे, तो ये राजस्थान में एक नेगेटिव पॉइंट रहा इनका। वही कुछ नेताओं द्वारा ये भ्रामक अफवाहें फैलाना कि आरक्षण में चेंज कर दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, पूरा संविधान चेंज कर दिया जाएगा 400 पार आने से, तो इसलिए क्योंकि 2/3 होती है और अभी हम बात करें तो 543 सीटें हैं और इसका 2/3। अगर इतना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना हो आसानी से करो, और किसी पार्टी के पास इतनी सीटें हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकती है। तो ये कुछ कारण रहे जिस पर बीजेपी ने बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। वही नीट जैसे एग्जाम को लगातार कुछ गड़बड़ियां होना, एग्जाम रेलवे जैसी भर्तियां सही नहीं होना, ये सभी भी सरकार का एक डाउनफॉल रहा, जिन्होंने सरकार शुरू से भी ध्यान नहीं दिया। वही उत्तर प्रदेश में बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी लगातार बढ़ती बेरोजगारी के कारण लोग बहुत परेशान थे और एक बड़ा मुद्दा था अग्निवीर योजना को लेकर, जिसमें सरकार ने घोषणा तो कर दी लेकिन उसमें लोगों की जानकारी के अनुसार, लोगों की चाह के अनुसार या लोगों की जरूरतों के अनुसार उन्होंने चेंजेस नहीं किए गए, इसलिए सरकार का एक डाउनफॉल यहाँ पे देखा गया था। तो ये कुछ कारण थे जिससे बीजेपी जो गवर्नमेंट है या एनडीए गवर्नमेंट है इसको भारी नुकसान पहुंचा।
अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि क्या डेवलपमेंट जो है किसी कंट्री के लिए बेहतर है, क्या डेवलपमेंट के मायने हैं, और क्या डेवलपमेंट अगर होता है तो क्या जो पार्टी डेवलपमेंट कर रही है या जो रूलिंग पार्टी है उसको उस चीज से सपोर्ट मिलता है या नहीं। देखिए, ये बिल्कुल वाजिब है कि डेवलपमेंट से फायदा मिलता है, डेवलपमेंट से वोट बैंक भी बढ़ता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आपके पास ग्राउंड लेवल का काम होगा। यदि आपके पास ग्राउंड लेवल का काम होगा ही नहीं तो किस तरीके से आपको वोटिंग दी जाएगी। मेरे को जरूरत अगर पानी की है या मुझे जरूरत है मेरे बढ़िया रोड की, मेरे कॉलोनी में बढ़िया रोड की, तो मुझे हाईवे से क्या, मैं हाईवे से उतना उपयोग कर पाऊंगा जितना मैं डेली लाइफ में नहीं कर पाऊंगा। डेली लाइफ में तो वो सारी चीजें होनी चाहिए। इसलिए एनडीए गवर्नमेंट को ऐसे सांसद उतारने चाहिए थे जो उन्होंने सच में काम किया है, जिनका चेहरा सच में प्रभावशाली है। तो राम मंदिर जैसा मुद्दा हो गया, या हाईवे कॉन्ट्रैक्ट वाले हाईवे प्रोजेक्ट वाले की बात हो गई, देश की इकोनॉमी को बढ़ाना हो गया, सारे सेक्टर्स में काम कराना हो गया, या देश में बहुत बेहतर तरीके से जो छवि है वो सुधारना हो गया। लोगों ने इन सभी को लास्ट टाइम पे नेग्लेक्ट करते हुए ऐसे मुद्दों पर बात की जहां पर लोगों का ज्यादा प्रभाव पड़ा। उसका एग्जांपल सिर्फ हम एक वीडियो से यहाँ पे देख सकते हैं, जो क्या है कि अयोध्या में जो विकास हुआ है उसमें लोगों के घर तोड़ दिए गए थे, लोगों की दुकानें हटा दी गई थी और लोगों से अतिक्रमण हटाया गया था, जिससे नाराज लोगों का आप ये वीडियो देखिए जिससे आपको पता चल जाएगा। ये जनता की जीत है और हम जैसे छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं और दुकानदार पटरी वाले उनकी जीत है। क्योंकि इतना एक्ट कर रखा था, मेरी खुद की दुकान पे बुलडोजर चला दिया था। आयुषी इंटरप्राइजेस के नाम से दुकान थी और हम जनपद सुल्तानपुर के रहने वाले हैं और हम अपने जिले में थे, हम माल नहीं निकाल पाए, मेरा 10 लाख का नुकसान हो गया था। मैंने उसी टाइम ठान लिया था कि ऊपर वाले के यहाँ देर है मगर अंधेर नहीं, उसकी लाठी में आवाज नहीं पड़ती है और जिस दिन पड़ेगी इसकी सांस नहीं निकल पाएगी। आज जनता ने वो दिन निकाल दिया इसके साथ में, इसीलिए आज हम इतना खुश हैं कि हमने सुबह से कम हजारों गमछे बांट दिया। तो किस प्रकार का रोष जनता में भरा हुआ था, किस प्रकार से लोग नाराज थे और उनको फंडिंग टाइम पे नहीं हो पाई, जो मकान तोड़ दिए गए थे उनकी फंडिंग टाइम पे नहीं हो पाई, इसलिए लोग उनसे नाराज था और वो वाजिब होना भी था। तो इस प्रकार की नाराजगी जो है उन्होंने इलेक्शंस के मामले में निकाली। लेकिन हमें यहाँ पे ये भी देखना होगा एक बहुत बड़ा झटका कि क्या हमारी वोटिंग इतनी गिर चुकी है, क्या हमारी मानसिकता इतनी गिर चुकी है कि हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए या किसी विचारधारा विशेष के लिए हम ऐसे लोगों को चयन कर लें जो देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत खतरनाक है। क्या ये सही है? ये प्रश्न आपसे है कि क्या ये सही है कि एक ऐसे व्यक्ति को संसद में आप बिठाते हैं जो पहले से टेररिस्ट ग्रुप से जुड़ा हुआ है, जो अलग देश की मांग करता है। हाँ, तो इस प्रकार के जो अगर लोग बैठ जाएंगे तो देश की सिक्योरिटी का क्या होगा? चाहे वो इंडिया गठबंधन बैठे या एनडीए बैठे, अगर उनके साथ वो मिल गए तो ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। उसी की बदौलत कुछ ऐसे लोग हार जाते हैं जो ग्राउंड लेवल पे बहुत सारा काम करते हैं। ऐसे लोग जिन्हें अपकमिंग प्राइम मिनिस्टर देखा जाता है के अन्नामलई, जो आईपीएस पद पर थे और वहां से हट के पॉलिटिशियंस में आए। इन्होंने ग्राउंड लेवल पे बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया। मैं आप फिर बता दूं, मैं किसी पार्टी विशेष का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ व्यक्ति विशेष ऐसे हैं जिनके काम से आप भी खुश रहते हैं, खुश होंगे। तो के अन्नामलई जो यहाँ पे हार जाते हैं और गणपति पी राज कुमार यहाँ पे इनके विपक्ष में जो खड़े थे वो जीत जाते हैं। तो इस तरीके के लोगों का हारना और उससे भी दुखदायक है ऐसे लोगों का जीत जाना। ये है अमृतपाल सिंह, और हम विकिपीडिया पे इसको जैसे ही आप सर्च करेंगे तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, अमृतपाल सिंह सिंधु एक कट्टरपंथी भारतीय खालिस्तानी आतंकवादी, अलगाववादी और एक स्वयंभू सिख उपदेशक है। यानी कि ये ऐसा व्यक्ति है जो अलग देश की कल्पना करता है और अलग राष्ट्र की मांग करता है, जो इंडिया को कुछ भी नहीं मानता, जो इंडिया को कहता ही नहीं कि इंडिया। ये मैं किस सोर्स पे कह रहा हूं, आप इसी का एक वीडियो देखिए। पंजाबी हैं, हम हिंदुस्तानी नहीं है भाई। पंजाब का प्राइम मिनिस्टर बनता था पंजाब का। आप दुबई में थे, दुबई से वापस आए, इंडियन पासपोर्ट आपके पास है, परिवार आपका हिंदुस्तानी है। पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है। महात्मा गांधी के पास ब्रिटिश इंडिया का था, तो वो ब्रिटिश इंडियन थे, वो इंडियन नहीं थे, ब्रिटिश इंडियन थे। आपको हिंदुस्तानी बोलने में क्या नहीं, ऐसे प्रॉब्लम नहीं, आपत्ति नहीं। जो हमारी आइडेंटिटी नहीं है, बोलने में आपत्ति हो या ना हो मसला अलग है। जो आइडेंटिटी नहीं है, आप मुझसे पूछेंगे आप बंगाली हैं, मैं बोलूंगा नहीं है। आप मुझे पूछेंगे गुजराती हैं, मैं बोलूंगा नहीं हूँ। आप मुझे पूछेंगे मराठी हूँ, मैं नहीं हूँ। मैं पंजाबी हूँ, सिख हूँ, नहीं हिंदुस्तानी कैसे हो सकते हैं? हिंदुस्तान एक मतलब ये कैसे आप आइडेंटिटी क्या है? हिंदुस्तानी आइडेंटिटी क्या होती है? एक कल्चर होता है आइडेंटिटी का, एक पहरावा होता है, खान पीन होता है। ये कैसा एक सिमिलर है? गुजराती का अलग है, बंगाली का अलग है, मराठी का अलग। तो इस प्रकार के लोग संसद में बैठना बहुत घातक सिद्ध हो सकते हैं, और इस प्रकार के लोग जो हैं जीतना, जो जेल में बैठ के जीत जाते हैं। क्या हमारी वोटिंग इतनी गिर चुकी है?
क्या हम ये सोचने पे आतुर नहीं है? देखिए यहाँ से खेतूर साहिब से जीता है, लेकिन क्या हम इतने गिर चुके हैं, क्या हमारी वोटिंग इतनी खराब हो चुकी है जो हम जेल में बैठे व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बना रहे हैं? तो क्या कोई और लोग नहीं है? तो इस तरीके की जो थॉट्स है वो हमें सोचना चाहिए कि क्या ये देश के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। उससे भी जबरदस्त मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूं, वो है ये कोई नहीं आपको बताएगा और ना ही ये न्यूज में चर्चाओं में रहेगा। ऑल टाइम इंडिया का जो टेररिस्ट अड्डा रहा है वो था बारामुल्ला, और बारामुल्ला में हमेशा सैनिकों और टेररिस्ट के बीच में भिड़ंत रहती है। ये लगभग आप जो कश्मीर, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन कश्मीर पे एक मूवी बनी थी जिसमें पूरा सिनेरियो बताया गया था, शायद वो उसके अनुपम खेर की एक मूवी थी। तो उसमें बारामुल्ला की बहुत कहानी बता रखी है कि किस तरीके से टेररिस्ट घुसते हैं और के टेररिस्ट सारा काम करते हैं। वहीं से एक व्यक्ति जीत जाता है, अब्दुल रशीद शेख, और ये इंजीनियर है, लेकिन ये इस पे 3 केसेस चल रहे हैं, पुलवामा अटैक जैसे जो है वो केसेस चल रहे हैं, और उनके क्या कारण ये तिहाड़ जेल में बंद है। इन लोगों को जिता देना क्या ये देश के लिए खतरनाक साबित नहीं हो सकता? ये लोग अगर संसद में आके बैठ गए तो कितना घातक हो सकता है जो टेररिस्ट ग्रुप से जुड़ा हुआ है। और ये सभी में ये सारी चीजें आपको इंटरनेट पे भरपूर मिल जाएगी। आप सर्च करना कि कौन है ये, तो पूरा आपको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति कौन है। तो क्या हमारी वोटिंग क्या है? अब आपको नहीं लगता कि ये वोटिंग जबरदस्ती कराई गई हो इसके खिलाफ? तो ये ऐसे प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं कि इन लोगों को जिताना क्यों आवश्यक है, और ऐसे लोगों को क्या हराना क्यों आवश्यक है कि जो विकास के काम कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को जिता देना, अमृतपाल सिंह जैसे इन जैसे लोगों को खिलाफ सारे चीजें करना, या अब्दुल रशीद खान शेख जैसे लोगों को जिता देना, ये देश के लिए कितने खतरनाक है। अब बात होती है कि क्या इंडिया गठबंधन स्वतंत्र रूप से काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? ये तो खैर भविष्य बताएगा कि किस प्रकार से सारा सिनेरियो क्रिएट होगा। और इंडिया गठबंधन या चाहे किसी की भी सरकार बनती है, सरकार तो बन चुकी है, लेकिन सरकार कितने दिन चलती है, नीतीश कुमार कितने दिन रहते हैं, चंद्रबाबू नायडू कितने दिन इस सरकार में रहते हैं, ये भविष्य तय करेगा। लेकिन किसी भी पार्टी अगर वो गठबंधन से बनी है, चाहे वो इंडिया अलायंस हो या एनडीए, वो उतने स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाते हैं जितना दूसरे राष्ट्र दूसरे स्वतंत्र पार्टी कर पाती है। अगर किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल जाता है, चाहे वो इंडिया गठबंधन का हो, कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, अगर वो स्वतंत्र रूप से पूरे 272 सीटें लाती है या उससे अधिक लाती है, तो वो स्वतंत्र रूप से काम कर पाते हैं। अदरवाइज वो दबाव में काम करते हैं। देखिए, अगर ये 400 पार लाता तो भी देश के लिए हो सकता है कि ये खतरा हो, लेकिन एक मजबूत विपक्ष होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों है? क्योंकि किसी भी डिसीजन पे एक सरकार कोई ऐसा निर्णय नहीं ले ले जो कि राष्ट्र के अगेंस्ट में हो, राष्ट्र के लोगों के लिए खतरा हो। इसलिए बहुत आवश्यक है कि मजबूत विपक्ष हो। और इसके इलेक्शंस में 2024 के इलेक्शंस में हमने ये देखा कि एक मजबूत विपक्ष हमारे पास है, जिससे जो पक्ष की जो सरकार होती है, जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, वो बहुत ही बेहतर तरीके से काम कर पाती है, क्योंकि उनको विपक्ष का बहुत ज्यादा दबाव रहता है। किसी भी बिल को हो, किसी विधेयक को हो, कोई कानून हो, वो सारा पास कराना एक विपक्ष की भी समर्थन आवश्यक होता है। इसलिए किसी भी सरकार का सही तरीके से चलना, डिक्टेटर की ओर ना चले जाना, ये तय करता है एक अच्छे लोकतंत्र का। और दूसरा कि किसी लोकतंत्र का हाश ना हो, उसके लिए भी आवश्यक है कि मजबूत विपक्ष होना चाहिए, जो हम 2024 के इलेक्शंस में देख पा रहे हैं। ये बहुत ही आवश्यक है कि जो आपने सरकार बनाई है उसके अगेंस्ट में भी ऐसे लोग खड़े हों जो आपकी सरकार के लिए भी कुछ सवाल उठाएं, और उसकी जवाबदेही आपका फर्ज बनता हो। इसके साथ ही ये पूरा एनालिसिस मेरी तरफ से था। अब मैं आप पर कुछ क्वेश्चन छोड़ता हूं जो आपको बताने हैं कि क्या एनडीए की गलतियां रही जिनको उनको सुधारनी चाहिए, क्या इंडिया गठबंधन या यूपीए ने क्या अच्छे कदम उठाए तो और उठाकर ये जीतने के करीब पहुंच चुके थे, और एनडीए ने क्या गलतियां की जिससे वो हारने के करीब तक पहुंच चुके थे। वहीं क्या सोशल मीडिया क्या घातक है या सही है? सोशल मीडिया में हमने इस पूरे कैंपेन में देखा कि सोशल मीडिया ने क्या प्रभाव डाले हैं। सोशल मीडिया में भ्रामक चीजें फैलाई गई,
चाहे वो किसी भी पार्टी के समर्थन में हो, लेकिन सोशल मीडिया में जो लोगों ने गलत उपयोग किया वो गलत ही था। चाहे वो ध्रुव राठी जैसे लोग हो या कैसे भी लोग, किसी भी तरह के लोग, इन लोगों ने जो किया वो गलत था, क्योंकि इन लोगों ने स्वयं ने किसी भी पार्टी को वोट नहीं दिया, इन्होंने इलेक्शंस नहीं की दिए, तो इनका ये कोई अधिकार नहीं बनता कि किसी पार्टी के बारे में बोले। और जो व्यक्ति किसी राष्ट्र में रहता नहीं है उसके लोकतंत्र के बारे में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन मार्क खड़ा करना, इन लोगों को अभी जो वैष्णो देवी में अटैक हुए हैं वो नहीं दिख रहे हैं। मोदी गवर्नमेंट ने क्या किए हैं, एनडीए गवर्नमेंट ने क्या किए हैं, यूपीए गवर्नमेंट ने क्या किए हैं, अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं, जो शराब घोटाला हुआ है वो क्या हो रहा है, वो सभी चीजें दिखाई दे रही है, लेकिन टेररिस्ट पे ये कभी नहीं बोलेंगे। तो इस तरह की विचारधारा से जो लोग हैं उनसे बचना चाहिए और ऐसे वक्ता को आपको सुनना चाहिए जो निष्पक्ष रूप से बात करें, चाहे वो कोई न्यूज हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई भी सिनेरियो हो। तो इस प्रकार का जो है आपको मानसिकता से बचनी चाहिए और ऐसे लोगों का श्रवण करना चाहिए जो बेहतर तरीके से आपका ओपिनियन रखें। इसके साथ ही मैं आपके सामने कुछ ऐसे प्रश्न छोड़ने जा रहा हूं जो आपको खुद को सोचने हैं और सोचने के साथ में ही आपको ये बताना है कि क्या गलतियां रही है गवर्नमेंट की, क्या इंडिया गठबंधन ने अच्छे कदम उठाए हैं, क्या एनडीए गठबंधन जो बन चुका है वो अब स्वतंत्र रूप से 5 साल तक राज करेगा या नहीं करेगा। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या आपका भी कोई थॉट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल छोड़ सकते हैं। आप पर्सनल भी मुझे टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ में मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।